नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं 2024 का महासमर। इस महासमर में अब मात्र 2 चरण बचे हैं। आज 5 बजे उसका प्रचार भी समाप्त हो गया। छठे और 7वें चरण में आते आते तरकश से वो तीर निकले जिनकी उम्मीद हम लगा बैठे थे लगभग तीसरे चरण से। पहले 2 चरण हमारे विकास को गए, जो विकास अपनी अपनी सरकारों में किए गए, ये गिनाए गए कि हमने ये किया, आपने वो किया। उसके बाद तीसरे चरण के बाद से हमें लगातार एक शब्द सुनने को मिला, वो था आरक्षण, जो दोनों ही धड़ों की या दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज या अलायंस की, जो पॉलिटिकल अलायंस है, उनके आप इर्द गिर्द घूमता रहा। ऐसे शब्द तो वो 3-4 थे। संविधान था, मुसलमान था, वहाँ पर आरक्षण था, वहाँ पर भ्रष्टाचार भी इस बार आया। 2014 के बाद अभी सुनाई दिया। इन 4 शब्दों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन शब्द था वो था आरक्षण। आरक्षण को लेकर डेली नए नए दावे हो रहे हैं। कोई कह रहा है ये आए तो आरक्षण खत्म कर देंगे, तो कोई ये कह रहा है कि ये आपके घर के कमरे में भी आरक्षण दे देंगे। इसमें बड़ा ही ज़्यादा लोगों में भ्रम है। देश के प्रधानमंत्री कई इंटरव्यू देते हैं और उसमें ये कहते हैं कि ये सब झूठ है। कई इंटरव्यू विपक्ष के 2 बड़े नेता भी देते हैं या सारे बड़े नेता देते हैं, तो वो कहते हैं ये सच है, अगर इनकी सरकार आती है, इनकी इन सेंस एनडीए की, तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे। ये ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, इस पर समा बांधते हैं। और इसी को लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी रैलियों में जब जाती हैं तो वहां पर अपने अपने हिसाब से आरक्षण को नमक के तरह स्वाद अनुसार यूज कर लेती हैं। बंगाल में भी यही हुआ। 2010 के बाद से वहां पर यह कह दिया गया कि भाई ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। बंगाल में लोकतंत्र की अलग अलग तस्वीरें मिलती हैं और अच्छा भी लगता है। एक अच्छी लोकतंत्र की तस्वीरें आती रहती हैं। 2 चेहरे हैं बंगाल में लोकतंत्र के। कभी तो आप देखिए कि वहां के सिटिंग जज सरकार के खिलाफ फैसले सुनाते हैं, वीआरएस लेते हैं, भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि एक नेता पार्टी से टूट के जाता है और वो सीएम को हरा देता है 1500 वोटों से, शुभेंदु अधिकारी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे आरक्षण पर आज की। आरक्षण की आज पर कुछ बयान आपको सुनाएंगे। सबसे पहले तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए, उसके बाद मैं आपको ममता बनर्जी का भी बयान सुनाऊंगा। पहले मोदी जी को सुनिए, उन्होंने ममता जी के लिए जो हाईकोर्ट का आदेश आया है उसको लेकर क्या कुछ कहा। आप ये इंडी जमात वालों की मानसिकता देखिए। बंगाल की सीएम ने घोषणा कर दी है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। वो मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर रहेगी। आप मुझे बताइए, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, इंडी गठबंधन के सारे दल तो अपने वोट बैंक के साथ डटकर खड़े हो गए हैं। फिर आपके साथ, हरियाणा के साथ कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? इसलिए मैं हरियाणा के हर एससी, हर एसटी, हर ओबीसी को भरोसा देने आया हूं, जब तक मोदी जिंदा है, कोई माई का लाल, दलित का, आदिवासी का, पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता है। वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है।
এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। तो ये आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी को उन्होंने कहा कि हम ये आदेश मानेंगे ही नहीं और हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी ने इन दिनों कई बयान दिए जो काफी चर्चा का विषय बने। एक बयान उनका सिस्टम पर था और सिस्टम के जरिए उन्होंने कई चीजों को लेकर, उन्होंने कोर्ट को कहा, उन्होंने जो सीबीआई, ईडी, इन तंत्र को कहा और ये भी कहा कि जो आरक्षण है, कौन किसको कितना लाभ दे रहा है, मैं बहुत अच्छे से समझता हूं इस पूरे सिस्टम को, मैं पैदा ही इस सिस्टम में हुआ। और क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है कि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट, मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखोगे 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। और आर्ग्यूमेंट बनाई जाती है, मेरिट की आर्ग्यूमेंट। अब यह कैसे हो सकता है कि किसी का संकल्प पत्र, किसी का न्याय पत्र, इन दोनों पत्रों में बात जो एक कॉमन थी वो था आरक्षण। यूपी के सीएम कल डुमरियागंज में थे, वहां पर अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे, तो वहां पर उन्होंने मैनिफेस्टो का जिक्र किया कांग्रेस के। उस मैनिफेस्टो को लेकर क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। ये कहता है, का मैनिफेस्टो कहता है सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करके तालिबानी शासन लेकर के आएंगे। क्या तालिबानी शासन हिंदुस्तान में स्वीकार करेंगे? क्या ये तालिबानी शासन लेके आना चाहते हैं, पर्सनल कानून लागू करना चाहते हैं। और ये कहते हैं सत्ता में आएंगे तो आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब समझिए आप। वरासत टैक्स यह अमेरिका में लगता है, और अमेरिका से आए हुए अंग्रेज, आधुनिक भारत के अंग्रेज आज वरासत टैक्स की बात करते हैं। हिंदुस्तान में आपके बाप दादों ने जो संपत्ति अर्जित की, जो आपके पास खेत होगा, आपके पास मकान होगा, आपके पास जो जेवर होगा, आपके पास जो पैसा होगा, जो भी हो, लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 200, कुछ भी होगा, उसमें से कहेंगे सरकार बनते ही ये कहेंगे कि भाई अब ये इसमें से आधा हमारा वरासत टैक्स, और वरासत टैक्स से आपको जबरदस्ती ले लिया। अब तो आपका 2 कमरे का घर आपके पिता ने बना के दिया, वे आज नहीं जीवित, आज जीवित नहीं है, आपके विरासत में मिल गया। अब ये क्या करेंगे कि उसमें से एक कमरा उठा करके
किसी बांग्लादेशी मुसलमान को, किसी पाकिस्तानी मुसलमान को, किसी रोहिंग्या को दे दें, क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? क्या बहुत ही बड़ी बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कही है इंडिया गठबंधन के या कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन नहीं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर कि वो जजिया कर लगा देंगे और आपका अगर 4 कमरों का घर है तो 1 कमरा किसी घुसपैठी को दे देंगे। अगर ये मैनिफेस्टो में लिखा है तो बहुत चिंता का विषय है। कई बयान उस पर भी आए। एक सपा के सांसद हैं मुरादाबाद से, बहुत ही जेंटल व्यक्ति हैं, उनका टिकट काट दिया गया, उनकी जगह दूसरे को टिकट दिया गया तो बेचारे आजमगढ़ में हैं। और उन्होंने एक चैनल से बातचीत में एक बयान दिया आरक्षण को लेकर, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। उस बयान को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसमें नंदीग्राम के घमासान को समझिए। पश्चिम बंगाल में छठे चरण की वोटिंग से पहले फिर बवाल हुआ है और नंदीग्राम में बुधवार की रात को हिंसा भड़क गई। इस हिंसा के बाद बंगाल की सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि बुधवार की रात टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके वर्कर्स पर हमला किया। इस हमले में उनकी एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए हैं। छठे चरण की वोटिंग होनी है 25 मई को और आप देखिए किस तरीके से जो सियासत है वो गर्मा गई। हम इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि बंगाल एक हॉट टॉपिक हो गया। अब कल रात में इतनी बड़ी घटना होना, एक किसी व्यक्ति की मौत हो जाना, अब वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। हाँ, अब इसी पर चर्चा करेंगे आज आरक्षण को लेकर और तमाम मुद्दों के जो इस वक्त ज्वलंत बने हुए हैं। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख हैं, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद साजिद हैं, सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रेमकांत तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अली आरिफ हैं, मुस्लिम लीग के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करूँगा अली आरिफी जी का। भाई साहब, आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा चिंता का विषय है कि सरकार ये जांच कराने जा रही है कि मुसलमानों को आरक्षण किस हिसाब से दिया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जनाब योगी साहब, जनाब मोदी साहब, इनके बयानात, जो भी बयानात ये देते हैं इसमें कोई अचंभे, कोई ताज्जुब, कोई सरप्राइज की बात नहीं है। वजह क्या है? इनको कौन लाती है चुन के? इनको वोट कौन कर रहा है? मेजोरिटी में ये कैसे आते हैं? तो जो इनको लाते हैं उनको ये खुश करने की इनके बेचारों कोई गलती नहीं है। दे आर इनोसेंट। जो इनको चुन के लाता है फुल पावर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। वोटर्स ही सुप्रिया। दूसरी चीज ये आपने कहा, पूछना चाह रहे हैं आप आरक्षण के सिलसिले में, रिजर्वेशन के सिलसिले में, क्या ये बताना चाहेंगे कि अदर नॉन मुस्लिम्स को किस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है? जो सवाल ये मुसलमानों के हवाले से कर रहे हैं कि किन बेसिस पर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। पहली बात तो दिया नहीं जा रहा है। ऑन पेपर क्या है डजंट मैटर, इन प्रैक्टिकल क्या है? 0 है। देयर इज नो रिजर्वेशन एट ऑल फॉर मुस्लिम्स। बिल्कुल। साजिद भाई के पास चलेंगे। साजिद भाई, आरक्षण का मुद्दा तो आप लोगों ने उठाया, लेकिन अब जो चर्चाएं हैं कि अब जो यूपी सरकार है उनका मानना है कि 24 से ज़्यादा मुस्लिम जातियों को आरक्षण का लाभ मिलता है। ओबीसी वर्ग में मुसलमानों के आरक्षण के मामले में सरकार जांच कराने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स आने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। मुसलमानों के आरक्षणों की जांच कराए जाने की तैयारी है। मुसलमानों को सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दिए जाने का मामला
सामने आया है। इस तरीके की जो खबर है वो मीडिया हाउसेस में है, वो हमारे पास है। देखिए, सरकार का कोई और काम नहीं है। सरकार का काम नाम बदलने का है, सरकार का काम जांच कराने का है। सरकार जो है वो क्या विकास कार्य होने हैं, कैसे देश की उन्नति हो, कैसे देश बढ़े, इस पर उनका क्या फोकस नहीं है। कैसे युवा शिक्षित हो, कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लोगों को इलाज मिले, इन सब चीजों पर फोकस नहीं है। जो आरक्षण है वो आरक्षण कोई हिंदुस्तान में देश की आजादी के बाद शुरू नहीं हुआ है। 1901 में सबसे पहले हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के जो राजा थे, महाराजा छत्रपति शाहूजी महाराज, उन्होंने आरक्षण की शुरुआत की थी। और उनका मकसद ये था कि जो भी गरीब दलित पिछड़े हैं, जो समाज की मुख्य भागीदारी में नहीं है, जो समाज से जो है वो पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को समाज में बराबरी का दर्जा मिला। उनको नौकरी के माध्यम से, उनको शासन में या और भी जो जितनी वो डिपार्टमेंट है उनमें उनकी भागीदारी हो, इसलिए ये आरक्षण की शुरुआत की गई थी। और उसके बाद 1935 में भारत सरकार ने अधिनियम बनाया, उसके बाद जो आरक्षण की शुरुआत हुई। तो इसमें आरक्षण जो भी दलित पिछड़ा, जो भी पिछड़ा होगा समाज की, जो भागीदारी में शामिल नहीं हो सकता है, जो थोड़ा किसी भी समाज का हो, पिछड़ा हुआ हो, तो ऐसे लोगों को आरक्षण दिया जाता है। और उसमें कोई जो है वो इसमें बट नहीं है। लेकिन सरकार जो है वो आरक्षण को खत्म करने की कोशिश में है। और वो कुछ ना कुछ चुनाव को, क्योंकि इस बार चुनाव जो है वो बहुत अलग तरीके का चुनाव है। ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। संविधान बचाने का चुनाव है, आरक्षण बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, जान बचाने का चुनाव है। तो ऐसा चुनाव हो रहा है, तो इसलिए जो है वो सरकार घबरा गई है। कहीं ना कहीं भाजपा घबराई हुई है। जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की जो रैलियों में भीड़ है उससे घबरा गई है। जनता उनके खिलाफ है, तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे कभी बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी बंगाल को लेकर क्या कहेंगे? बंगाल में तो उन्होंने मना ही कर दिया है साजिद भाई। बंगाल में भी आरक्षण का ही मसला है, ओबीसी आरक्षण का। वहां तो मना ही कर दिया कि हम हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर मानेंगे नहीं। उन्होंने 2010 के जो ओबीसी सर्टिफिकेट थे उन्हें मान्यता देने से ही मना कर दिया, उनकी मान्यता रद्द कर दी है, मान ही नहीं रहे उन्हें। देखिए, उस पर अभी कानूनी राय ली जा रही है, उस पर बातचीत चल रही है, उसके बाद वो देखेंगे। और भाजपा या कुछ मीडिया का बड़ा तबका है जो न्यूज़ों को प्लान्ड तरीके से लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के बाद मुस्लिम टिकटों पर बात होने लगी कि मुस्लिम जो है टिकट नहीं दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चुनाव को मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो एक जो गोदी मीडिया कहलाई जाती है, अच्छा, मीडिया को तुरंत आप टारगेट कर देते हैं आप लेकिन लोग। गोदी मीडिया, जब हम आपकी बात उठा रहे हैं तब नहीं, आप सीधा मीडिया को टारगेट करना नहीं भूलते आप लोग। एक देखिए, मीडिया का जो एक बड़ा तबका है उसमें आप लोग नहीं है। आप लोग तो निष्पक्षता के साथ जो है चलिए, धन्यवाद पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग दिखा रहे हैं। लेकिन एक गोदी मीडिया है जो समय समय पे कभी बात करती है कि मुस्लिम आबादी बढ़ जाएगी, कभी बात करती है यार। फ्रीज हो गया साजिद भाई, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अब हम जो हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं देवेंद्र प्रमुख जी, उनके पास चलेंगे आपको रोकते हुए। देवेंद्र जी, जवाब दीजिए भाई कि चुनाव आते ही आपको ये सब क्यों याद आता है? अब छठे चरण का चुनाव है और आपने आरक्षण को लेकर ही आपकी पार्टी ने कह दिया है कि भाई अब जांच होगी, जो खबरें आ रही हैं। और हाईकोर्ट में, बंगाल में हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया है और वहाँ के जज थे, सिटिंग जज, वो वीआरएस लेके चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो वहाँ तो बंगाल और यूपी हर जगह आरक्षण की ही आंच है, और दोनों जगह ओबीसी आरक्षण। सर, मैं एक चीज क्लियर करूंगा कि सबसे पहले हमारी बात जो आती है वो जवाबदेही होती है। जब क्वेश्चन सरकार पर झुक जाता है, जब क्वेश्चन सरकार पर झोंक दिया जाता है विपक्ष की तरफ से या गठबंधन जो उनकी तरफ से, तब हमारी मजबूरी है कि हमें आकर उस पर बोलना पड़ता है। क्योंकि ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अपना फ्रंट तैयार करें, अपनी पिच तैयार करें और कोई ऐसा बयान दें कि जिससे सरकार आए और कुछ ना कुछ ऐसा बोले, क्योंकि इनके पास ना तो विकास को लेकर कोई चर्चा बची थी। मैं इनसे बराबर कहता रहा, डिबेट में हम लगभग लंबे समय से, अब 10 वर्ष हमारी सरकार को पूरे हो गए। हमने पिछली योजनाओं में भी, जब 2019 का चुनाव था उसमें भी काफी बहस हुआ करती थी, तो यही बात आती थी भाई विकास की जो जिम्मेदारी है सरकार की है, सुशासन की सरकार की है, तो विपक्ष का काम क्या है? सरकार को घेरना।
आप जो समय रहते हुए सरकार पर क्वेश्चन दागिए, सरकार से पूछिए कि हमने क्या काम किए हैं, कितना विकास किया, देश में कौन कौन सा बदलाव आया हमारी सरकार बनने के बाद। लेकिन ये नहीं, इन्होंने कई बार जो हिंदू मुस्लिम, कभी राफेल, कभी ये, कभी दूसरा, कभी चौकीदार, कभी चोर, इस तरीके के बड़े बड़े मुद्दे उठाए और एक मंच पर कोई आज थोड़ी हुए हैं भाई, अभी तो ये कमजोर हुए हैं। अब तो इंडी गठबंधन कुछ भी ना, 2019 में तो आपने देखा था इसमें कितना दम पड़कर, यही तो सब सवाल क्वेश्चन थे। आज भी इनके पास वही है, गिनती का समय, हमारे पास सेकंड लास्ट और लास्ट 2 ओवर बचे। 2020 का ये मैच है और इस 2 ओवर में लंबी फैरियत में बताऊं, लंबी लिस्ट जो है बेस्ट बैनों की है, रन बहुत कम चाहिए। 400 पार की बात है, 400 पार पर चर्चा कर रहे हैं, ना इतना समय कि हम यहाँ जो है राजनीति आरक्षण की करेंगे। इनके जवाब आते हैं, आपने बंगाल का जिक्र किया है और देखिए बंगाल पर ये लोग बोलने को नहीं है, मणिपुर पर चर्चा चाहते, बंगाल पर नहीं बोलते भाई। बंगाल पर क्यों नहीं बोलते भाई? दीदी इस देश का अरे हिस्सा तो है, वो मणिपुर पर भी कहेंगी। बोलना चाहिए ना। नहीं, आप बोलिए, बंगाल पर तो बोलिए एक भाई, साल हो बंगाल गया, पर बोलने में क्यों मणिपुर तो हिचकिचाते? 1 साल से ऊपर हो गया। 3 मई 2023 से चल रहा है मणिपुर में, हजारों हत्याएं मैं हो वही गई, तो याद तमाम दिला रहा लोग हूं, घायल मणिपुर हैं, में तो हमने चर्चा करा दी, बंगाल में भी चर्चा की हमने लोकसभा में क्वेश्चन ले लिया, बहस नहीं करने हुई माननीय चर्चा, प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, लेकिन बंगाल का प्रधानमंत्री जी नहीं बोले हैं, आप लोग बंगाल पर आप क्यों भी नहीं बोलते? प्रधानमंत्री जी नहीं बोले हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं बोले हैं, बंगाल आज चल रहा है। आप एक बार बता दीजिए मुझे, 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी नहीं मुसलमान बोले हुआ क्या? हैं। उत्तर प्रदेश में हुआ क्या? जहां बैठे यहाँ हुआ क्या? अब से पहले क्यों प्रदेश जलता था? क्यों हटते हो आप? क्यों हिंदू और मुसलमान होता था? आज नहीं है इसके पीछे कहीं, इसके पीछे कहीं ना कहीं, मुसलमान, आज इसके मुसलमान पीछे कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आप ही लोग थे, हम पिछले 6 इसके वर्षों से पीछे आप ही लोग, 7 वर्ष चल रहा है। एक कोई ऐसी बात बता दिए जो मुसलमान की स्कीम काटती हो या मुसलमान को कहीं नुकसान दे दिया। अरे छोड़िए ना इन बातों को, आपके पास ना नेता बचे, ना मुद्दे बचे, ना आपके पास कोई ये स्टेज केवल बचा कि माननीय योगी जी और मोदी जी के लिए कम से कम आप खड़े लोग होकर कर आप सकते लड़ेंगे। हैं। यार आज तो मुद्दे की बात करिए। अरे विकास बताइए ना। चलिए विकास चलिए देवेंद्र जी, आपको भी रोकूंगा, साजिद भाई आपको भी रोकूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा माफी के साथ। प्रेमकांत तिवारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आरक्षण को लेकर तीसरे चरण से जो चीज़ें शुरू हुई वो अब सबके सामने है। कोई कह रहा मैं कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, कोई कह रहा है ये आरक्षण खत्म कर देंगे, कोई कह रहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं पिछड़ों का चौकीदार, मैं उनका सेवक, सारी चीज़ें हैं। देवेंद्र भाई रोकूंगा आपको थोड़ी, अब थोड़ा प्रेमकांत तिवारी जी से भी मैं सवाल ले लूं। सर जी सर, जिस तरीके से आरक्षण पर हम बंगाल जा रहे हैं तो वहाँ कोर्ट का आदेश पे ही वो कहेंगे नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी इसको लेकर। यूपी में क्या है कि दोनों अभी तक विकास की बात पे आ रहे थे कि भाई विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन सेंट्रल यूपी तक तो रहा, जब पूर्वांचल में बढ़े तो अब विकास नहीं, अब बात सीधे जातियों की होने लगी है कि आदिवासी को कैसे कोई छू सकता है, कैसे उनको आरक्षण कोई खत्म कर देगा। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, ये सब आपको भ्रम फैलाया जा रहा है, तो अब तो पूरा चुनाव आरक्षण पर ही आ गया है। मैं समझता हूँ आरक्षण का तो अभी मुद्दा आया है, लेकिन बीच बीच में कई मुद्दे आए और यही चुनाव एक ऐसा दिखाई पड़ा जिसमें मुद्दे मुख्तलिफ हुए, बहुत से हुए और भिन्न भिन्न हुए, बड़ी जल्दी जल्दी बदले मुद्दे। तो ये अब आरक्षण का अगर मुद्दा आया है और ममता बनर्जी के मामले में आपने जो सवाल उठाया है, तो ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यही लगाती है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और हर सूरत में वो चाहे म्यांमार से रोहिंग्यास का मामला हो, चाहे बांग्लादेश से जो शरणार्थियों का मामला हो, वो इस तरीके से उनको तुष्टीकरण की नीति के तहत संतुष्ट रखना चाहती है, अपना एक वोट बैंक इंटैक्ट रखना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहरहाल अब वहां पर इससे मुख्य विपक्षी दल है बंगाल में और हमलावर है। जाहिर है कि ममता बनर्जी इतने दिनों से सत्ता में है और सत्तारूढ़ होने के नाते एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर रहा है। तो और भारतीय जनता पार्टी इस समय इस कोशिश में है कि बंगाल में
कम से कम लोकसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें, पिछले बार से ज्यादा सीटें आ जाएं, जिससे कि उनका अपना लक्ष्य जो अपनी मेजॉरिटी का है, जो अपना सत्ता पाने के लिए जो अपना उद्देश्य है वो पूरा हो सके। जाहिर है कि बॉर्डर स्टेट है पश्चिम बंगाल, तो इस लिहाज से वो असम और नॉर्थ ईस्ट में इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चुकी है, मजबूती पा रही है, तो पश्चिम बंगाल को भी पाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती पार्टी थी भारतीय जनसंघ, उसके जो संस्थापक थे वो बंगाल से ही थे, पश्चिम बंगाल से। तो ये अभी तक पश्चिम बंगाल में सत्ता में ना आ पाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा एक मसला है। वो चाहते हैं कि हम अपने संस्थापक के गृह प्रदेश में सत्ता में काबिज हों हर हाल में। तो एक तो ये मसला है। अब रह गया ये आरक्षण में, अगर उत्तर प्रदेश में वो विश्लेषण करना चाहते हैं, उसकी जांच कराना चाहते हैं कि कैसे मिल रहा था और समाजवादी पार्टी ने कि सरकार के दौरान क्या उसमें बातें हुई और कैसे उनको अगर ये सुविधा मिल रही तो मिल रही है, तो ये भी उनकी अपनी एक नीति का एक हिस्सा है। और जो भारतीय जनता पार्टी का एक रवैया है, रुख है, वो कम से कम ये वो जानते हैं कि हमारे साथ में अल्पसंख्यक का वोट मिनिमम है सबसे कम, तो इस लिहाज से वो उनकी फिक्र नहीं करते हैं। और जाहिर है बहुसंख्यकवाद का जो एक अपना उनका जी चरित्र है, चेहरा है जी, वो उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो इस लिहाज से ये दिखाई पड़ रहा है कि वो इस समय चुनाव के दौरान इस मुद्दे को उछालकर चल रहे हैं। बिल्कुल फायदे की बात है कि कितना फायदा उनको मिल जाए। मैं मुस्लिम लीग के अली आरिफ जी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे। जी, बड़ी जल्दी आपने हटा दिया था माइक। नहीं, मैं माइक तो आप ही के पास लगा है, लेकिन आप चुप हो गए तो इसलिए मैंने ले लीजिए मौका। उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। मौके की बात नहीं, मौके का मोहताज नहीं हूं मैं। नहीं बिल्कुल। बहरहाल मैं सुनना चाहें जी। बयानिया एक अलग चीज है और प्रैक्टिकल एक अलग चीज है। बयानिया तो बनाने में योगी और मोदी और बीजेपी के लोग बहुत आगे हैं, इनका कंपटीशन कोई कर नहीं सकता है। लेकिन हमारे सपा के साजिद साहब बैठे हैं, वो भी कुछ कम नहीं बयानिया बनाने में। मैं आपको याद दिलाता चलूं, आरक्षण के मुद्दे पर सपा और बीएसपी की गवर्नमेंट थी यूपी में। बैकवर्ड कोटा जो है उसमें मुस्लिम बैकवर्ड कोटा 14.44% बनता है। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जब सवाल उठाया गया कि मुसलमानों का ओबीसी कोटा अलग किया जाए, तो उस वक्त के कैबिनेट मिनिस्टर बेनी प्रसाद वर्मा ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह कहा कि अगर ये अलग किया जाएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। कहां थे मिस्टर साजिद साहब? कहां थे मुसलमानों का खैरख्वाह और हमदर्द? हकीकत यह है कि मुस्लिम मसाइल से किसी को कोई ताल्लुक नहीं है, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। ये 47 से लेके अब तक रिकॉर्ड देख लीजिए। हाँ, ये अलग बात है कि वोटर्स को लुभाने के लिए योगी जैसे लोग तुष्टीकरण का एक जुमला है वो इस्तेमाल करते हैं, बयानिया बनाते हैं, और ये जुमला, ये बयानिया मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन को पसंद आता है। उसी बुनियाद पर ये इलेक्शन जीतते हैं, उसी बुनियाद पर ये मेजॉरिटी में आते हैं। दैट्स ऑल। वरना हकीकत यह है कि अगर वाकई आप सच्चे दिल से आप सर्वे करवाना चाहते हैं, बिल्कुल करवाइए। आप सच्चाई सामने आ जाएगी मुसलमानों को कितने % रिजर्वेशन है मुस्लिम बैकवर्ड को। सर्चर कमेटी क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या है? एज ए होल मुसलमान दलितों से बदतर है। बीजेपी 1914 से ऑनवर्ड है ना गवर्नमेंट में। इससे पहले हु वाज इन पावर? 47 से लेके अब तक सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने इस मुल्क पे रूल किया है। और हशर क्या है मुसलमानों का? एजुकेशन के एतबार से, फाइनेंस के एतबार से, इकोनॉमी के एतबार से, कत्ले आम के एतबार से, किन किन चीजों को दोहराया जाए? आज खाली एक आरक्षण का ही मुद्दा नहीं है, तमाम मुद्दे उन पे आपसे फिर से राय लेंगे। यहाँ पर आपको माफी के साथ रोकूंगा, एक ब्रेक की कमांड है मेरे पास। आप आरक्षण की आज पर हम बात कर रहे हैं अली आरिफ जी से, फिर से उनका पक्ष जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आरक्षण की आंच, इस चुनाव में इस आरक्षण की आंच में सभी पार्टियों ने अपने अपने तरकश चला लिए हैं। अली आरिफ जी के पास चलेंगे, वो अपनी बात को पूरा करेंगे, फिर उसी पर जवाब लेंगे मोहम्मद साजिद से, सपा प्रवक्ता हैं। अली भाई जल्दी से अपनी बात को रखें। भैया मैंने अपनी बात कंप्लीट कर दिया, कह दिया जी कि बयानियों से मसला नहीं हल होता है। और ये बहुत अच्छा होगा कि मिस्टर योगी पूरा वो सर्वे करवाए, कितनी ज्यादा मुसलमानों को रिजर्वेशन, मुस्लिम बैकवर्ड, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, मुस्लिम बैकवर्ड को कितना सपा के दौर में, कांग्रेस के दौर में, बीएसपी के दौर में रिजर्वेशन दिया गया है मुस्लिम बैकवर्ड्स को। मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि सपा और बीएसपी की कंबाइंड गवर्नमेंट थी यूपी में, उस पर ये पॉइंट रेज किया गया किसी एमएलए की तरफ से कि मुस्लिम बैकवर्ड कोटे को टोटल कोटे से अलग किया जाए, जो कि 14.44% बनता है। फ्लोर ऑफ द हाउस, सपानी प्रसाद वर्मा ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा कि अगर इनका कोटा अलग किया गया तो खून की नदियां बह जाएंगी। इस पर जवाब ले लेते हैं, ये बयान बिल्कुल जवाब ले, साजिद भाई से जवाब भी लेते हैं। अली भाई साजिद भाई से जवाब ले लेते हैं। साजिद भाई जवाब दीजिए, आप लोग तो बड़ी रहनुमा होने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आप ही पर आरोप लग रहा है। मोदी कहते हैं। देखिए अली साहब, शायद मुझे लगता है कि कहीं पुरानी उनकी अदावत रही होगी, और ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर अन्य समय में भी बात हो सकती है, बाकी और भी समय होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरीके के मुद्दे उठा के कहीं ना कहीं जनता का मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश रहती है। बाकी 5 साल होती है, इससे पहले ये कभी मुद्दे नहीं उठते, लेकिन जो चुनाव होता है उसमें खास तौर से जो इस समय के हालात हैं, भाजपा नफरत की आग में देश को झोंक रही है और पूरा देश जानता है, और उसको लेके तो सब सच है किस तरीके से मॉब लैंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं 2014 के बाद, किस तरीके से लोगों की हत्याएं बढ़ रही हैं, किस तरीके से जो है वो दुनिया देख रही है। इस तरीके के जो चीजें चल रही हैं, सबसे पहले उन मुद्दों पे जो आम आदमियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आप देखिए महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई, जो गैस सिलेंडर 300 लेकिन ये सब बातें हो कहाँ रही हैं? बात इससे थोड़ी हो रही है, बात महंगाई की हो रही है, लेकिन वो एक मिनट के लिए, आरक्षण पर बात हो रही है 20 मिनट के लिए। तो विपक्ष भी तो उस मुद्दे को वैसे ही दबा रहा है। अखिलेश यादव जाते हैं कि पार्ले जी में 10 बिस्कुट आते थे, आज 5 हो गए, ये पार्ले जी का 10 रुपए के भी 1 बिस्कुट दिलाएंगे, ये बयान है उनके। राहुल गांधी लगातार महंगाई को लेकर कहते हैं, उनके नेता जरूर स्मृति ईरानी को टारगेट करते हैं, लेकिन जब दुनिया में निकल के आते तो फिर वही बातें आने लगती है आरक्षण की। अगर आप सारे मुद्दों को साथ उठाइए ना, वो तो कह रहे हैं, पक्ष भी ये कहने लगता है, एनडीए जितने नेता है वो सब इसी बात पे चलने लगते हैं कि भाई वहां से कुछ हो ही नहीं रहा है। गठबंधन की सरकार, इससे पहले यूपीए सरकार थी, मैंने ऑन रिकॉर्ड एक बात कही आपसे, असेंबली की एक बात कही आपसे, बाकायदा अल्पसंख्यक है उनकी स्थिति को देखा था, और अल्पसंख्यकों की स्थिति को देखने के बाद एक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना की गई, उसका बजट जारी हुआ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का बजट कम कर दिया, और जो 5,27,000 करोड़ रुपए था, उसमें से भी 3,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुआ है, और 2023-24 के बजट में केवल 2,000 के समथिंग बजट रह गया। जो लाखों में हुआ करता था बजट, जो लाखों करोड़ों में बजट हुआ करता था, वो केवल 2,000 करोड़ के आसपास रह गया है। मौलाना आजाद जो छात्रवृत्ति थी, तमाम छात्रवृत्ति थी, तो ये आलम है कि जो अल्पसंख्यकों की योजना है, भारतीय जनता पार्टी उसका बजट काट रही है, वो योजनाएं खत्म कर रही है। जवाब ले लेते हैं ना इसी पे, देवेंद्र प्रमुख जी बैठे तो है उसमें जो है वो देवेंद्र जी से तुरंत जवाब ले लेते। देवेंद्र जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? इतना बड़ा आरोप लग रहा है कि आप उनका बजट कम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक आयोग का। ये सब नहीं करना चाहिए भाई, और चुनाव में ही आपको क्यों याद आता है सारे ये सब मुद्दे? ऐसे अब 4 जून को चुनाव खत्म हो जाए तो उसके बाद शुरू कर दीजिएगा ये सब, तो देखेंगे धरातल पे कितने लोग हैं। देवेंद्र जी देखिए, विशाल साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। मैं सबसे पहले तो ये कहता हूं, जिस तरह से मुस्लिम स्कॉलर के
ठीक से बैठे हैं हमारे मित्र, बहुत अच्छे से उन्होंने क्वेश्चन किए हैं। कभी कभार जो है डिबेट का हिस्सा जब ऐसा आ जाए कि जिस पर चर्चा सार्थक और सही हो तो उस पर कर लेनी चाहिए। ठीक, आज भारतीय जनता पार्टी पर आप इंगित कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान किस उससे से कब आया, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जब से देश आजाद हुआ अब तक क्या कोई सी ऐसी पार्टी है, कांग्रेस भी है उसमें, सपा भी मुख्य रूप से है उसमें, कि कोई ऐसी योजना एक भी मुझे गिना दें, या जो आपने मुस्लिम को लेकर कभी गंभीर हुए थे, या मुस्लिम कमजोर पिछड़ा वर्ग या अंत्योदय को लेकर फैक्ट है, ये बात आपकी फैक्ट है, देखो सही बोल रहे हैं आप। एक गिना दीजिए, मैं मान लूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है हम पहले के, मैं तो ये कहता हूं कि हमारा सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भाईचारे को सुरक्षित करने की गारंटी ये होती है कि 2014 के बाद ना कोई दंगा हुआ, ना किसी योजना में हमने मुस्लिम को आगे किया ना पीछे किया, जो सबके लिए वो है। लेकिन आप ये एक तो बता गलत बात है, आप ये आपसे हमेशा गलत मुसलमान के नाम पर 70 वर्षों तक इनका शोषण और इनका वोट लेने के सिवा अगर कोई सी पार्टी ने एक भी काम किया हो तो मैं डिबेट छोड़ने के लिए तैयार हूं। आप सच्चाई पर आ आपकी बात जाइए। सही है। अरे अब डिबेट मत छोड़िए, चलिए जवाब ले लेते हैं। जो डिबेट मत छोड़िए, साजिद भाई जल्दी से जवाब दीजिए। भाई एक बार भी बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि आपकी कौन सी योजना थी। आप बिजली कब्रिस्तान की बात करते रहे, आप हिंदू मुसलमान पर लेकर एमवाई का समीकरण सिर्फ मुस्लिम यादव की बात नहीं करकर ये सरकार बिजली बनी थी। कब्रिस्तान की बात तो भाजपा की तरफ से भी खूब हुई थी भाई, लोग समझ 17 रहे या हैं। 22 के चुनाव में, दोनों में मैं मुस्लिम सुन को भी रहा पता था, है, दोनों तरफ क्या से एक ही समझ रहे हो बातें कि होती मुस्लिम हैं। का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा, गलत फहमी में है आप बहुत बड़ी में। साजिद भाई सोच नहीं सकते कि अंडर करंट हमेशा मुस्लिमों से लगा है दोनों सरकारों में। और ये भूल निकाल देना कि देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द कोई आज तक इन 10 वर्षों में मुस्लिमों के खिलाफ नहीं निकला, और लेकर दुनिया के मुसलमान जितनी कंट्री हैं आज भारत को प्यार दे रही हैं, सिर्फ उसकी प्रधानमंत्री की नीति। चलिए देवेंद्र जी जवाब ले लेते हैं, समय की कमी है, जवाब ले लेते हैं। मैं देवेंद्र जी आपको रोकूंगा, जवाब ले लेता हूं, फिर फाइनल कमेंट लूंगा मैं प्रेमकांत तिवारी से। साजिद जी जल्दी से अपनी जवाब दीजिए आप। इनको छुपाइए पहले, अब ये देवेंद्र जी को छुपाइए, मेरे जो प्रवक्ता साथी है। मैं तो सच पर बोलने वाला प्रवक्ता साथी भी अभी कुछ समय पहले माननीय प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानने की बात कर रहे थे, वो किस कम्युनिटी की बात कर रहे थे, इससे पहले मंगलसूत्र देने की बात कर रहे थे, संपत्ति बांटकर किसको देने की बात कर रहे हैं, तेलंगाना में जाकर किसके आरक्षण देने बता रहे हैं, इसको लेकर परेशान है। आप जो है वो नहीं, अभी आपने कहा कि ये शब्द बोले हैं। देखिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी सभी समाजों को साथ लेकर चलता है, नफरत मिटाने की बात करता है। आपको हिंदुस्तान के मुसलमान से परहेज है, आपको हिंदुस्तान के मुसलमान से परहेज है, जो यहाँ बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। बंटवारे में उसने कहा कि हमें हिंदुस्तान में चलिए देवेंद्र जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए ना, आपको पूरा समय दिया मैंने, अब उनको भी सुन लेने दीजिए। हाँ उनको भी सुन लेने दीजिए, मेरे पास समय की कमी है। मैं देवेंद्र जी रोकना चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। अरे बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। देवेंद्र जी अरे थोड़ी देर सुस्ता लीजिए, पानी पी लीजिए, उनको भी बोलने दीजिए। चलिए साजिद जी अपना जवाब दीजिए। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि जैसे चंद योजनाएं हैं जी, बोलना किसको है मिसाल जी? साजिद भाई मुझको आदेश दिया गया है। साजिद भाई बोलिए प्रेमकांत जी से मैं फाइनल कमेंट लो के फिर डिबेट को क्लोज करूंगा। चलिए साजिद भाई आप बोलिए। नहीं आप बोल दीजिए। मैं तो सिंपली एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, चाहे वो गरीबों का सामूहिक विवाह का मामला हो, उज्ज्वला स्कीम हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, या आवासीय योजना हो, इज्जत घर की बात हो, या फ्री राशन की बात हो, ये बताइए क्या उसमें भेदभाव किया जा रहा है? ये किसी का आरोप हो सकता है क्या? किसान सम्मान निधि में किसी का आरोप है क्या कि भेदभाव बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के बीच में किया जा रहा है क्या? इस तरह की रिपोर्ट मुझे तो नहीं आई। आरक्षण का मसला एक ये होता है कि एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी समतल जमीन उपलब्ध कराना। हमारा एक ये फर्ज बनता है, जो लोग कुछ सुविधाओं से वंचित हैं वो भी बराबर का हक पाएं, बराबर के मौके उनको मिले, और
बराबर की तरक्की में उनकी हिस्सेदारी हो, शिरकत हो। तो इस लिहाज से मैं ये महसूस करता हूं कि बहुत सारी जगहों पे ये चंद छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए, वो अलहदा है मसला, लेकिन देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर अगर हम उत्तर प्रदेश के हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था, हाँ थोड़ा सा मुद्दा जो है विषयांतर हो जाएगा जी, लेकिन मैं फिर उसी पे लौट रहा हूं। तो आरक्षण का मसला अगर ये है तो अब चुनाव का माहौल है, इसलिए चुनाव के माहौल में ये खास तौर से मुद्दे आ जाते हैं, वरना आप देखिए कि जब चुनाव का माहौल नहीं होता है तब तो बिल्कुल अलग बातें होती हैं, काम हो रहे होते हैं और काम के साथ साथ में सबके बीच में जब्त होती है। भाई बहुत से ऐसे भी मौके हैं, राजनाथ सिंह जी को देख लीजिए लखनऊ में, और बहुत से अल्पसंख्यकों और उनके नेताओं टॉपिक से हट रहे हैं जनाब, टॉपिक से हट रहे हैं जी। तो आरक्षण एक ये चुनावी माहौल में खास तौर से ये मुद्दा है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो मुख्यमंत्री ने ये बात कही है तो अब समय आने दीजिए, हम बिल्कुल देखते हैं कि समय भाई आएगा, आरक्षण के चीजें बहुत मुद्दे क्लियर पर हो जाएगी। उनका बहुत क्या बहुत रुख शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए प्रेमकांत सर, आपका भी। देवेंद्र प्रमुख जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सजीद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। अली आरिफ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे आरक्षण पर आज की, जिस तरीके से बंगाल हो या यूपी हो या देश का कोई भी कोना, वहाँ पर कोई भी पार्टी के लोग जा रहे हैं वो आरक्षण को लेकर एक पक्ष आरोप लगा रहा है, दूसरा पक्ष उस पर सफाई दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है जिस तरीके से आरक्षण को लेकर अब सियासत गरमा रही है, ये कहाँ पर जाके रुकेगी और क्या कुछ निकलेगा 4 जून के बाद, ये देखने वाला होगा। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। उससे पहले लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में आचार संहिता की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। आचार संहिता लागू होने के बावजूद की गई नियुक्तियां। सहकारिता विभाग में नीरज कुमार सलाहकार नियुक्त। 3 लाख रुपए प्रतिमाह पर नीरज की हुई नियुक्ति। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के रिश्तेदार हैं नीरज। नीरज की नियुक्ति पर सिलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है। आचार संहिता लागू होने के बावजूद की गई नियुक्ति। आचार संहिता लागू होने के बावजूद की गई नियुक्ति। सहकारिता विभाग में नीरज कुमार सलाहकार पद पर नियुक्ति दी गई है। 3 लाख रुपए प्रतिमाह नीरज की हुई है नियुक्ति। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के रिश्तेदार हैं नीरज। ये वो नूतन ठाकुर जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये शिकायत की है सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आचार संहिता लागू होने के बावजूद की गई है नियुक्ति। ₹3 लाख प्रतिमाह पर नीरज की हुई नियुक्ति। लखनऊ से खबर, यूपी में आचार संहिता की उड़ाई जा रही है धज्जियां। ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सलाहकार संपादक केबक सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, एक बड़ा मामला सामने आया है। 3 लाख रुपए प्रतिमाह पर एक सलाहकार को नियुक्त कर दिया जाता है सहकारिता विभाग में, और जबकि आचार संहिता चल रही हो। कि जो आचार संहिता लागू हुई थी 2 महीने से ऊपर का समय उत्तर प्रदेश में हो गया, उत्तर प्रदेश का देश में हो गया, और आचार संहिता लागू होने के करीब 1 माह बाद उनकी नियुक्ति की गई, और जिसकी सिफारिश की गई थी नीरज कुमार की। नीरज कुमार न तो कोई तकनीकी व्यक्ति है, न कोई किसी चीज को विशेष वो है, उनको ज्ञान है। एक सामान्य से कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनको नियुक्ति दो। जितनी तनख्वाह मंत्री की नहीं है, जो नियमावली है उत्तर प्रदेश सरकार की या सलाहकार नियुक्त करने की, उसके तहत कोई भी प्राधिकारी, कोई भी नियुक्ति प्राधिकारी अपनी से अधिक वेतन पे किसी को नियुक्त नहीं कर सकता है। पहला बात तो ये है। दूसरा ये है कि उनको 3 लाख रुपए प्रतिमाह पे न किसी चीज के विशेषज्ञ उनकी नियुक्ति की गई, और वो भी आचार संहिता लागू होने के बाद। तो ये बड़ा मामला है,
इस चीज की शिकायत सोशल मीडिया पे भी हुई है और इलेक्शन कमीशन को भी जो नूतन ने भी पत्र लिखा है इलेक्शन भारत के निर्वाचन आयोग को कि यह नियुक्ति जूहिया आचार संहिता लागू होने बाद नियुक्त की जाए और जिन अधिकारियों की नियुक्ति की है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। साथ साथ चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है और एक अहम बात यह है चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखने के बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा। पत्र के बाद अब इसमें उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है, लेकिन सबसे बड़ा गंभीर मामला है कि 3 लाख रुपए प्रतिपाद में नियुक्ति, जबकि किसी चीज के विशेषता के नहीं नीरज कुमार, सिर्फ उनकी विशेषता यही है कि जेपीएस राठौर जो सहकारिता मंत्री हैं उनके रिश्तेदार हैं। बिल्कुल, तो इसमें मंत्री का क्या कुछ कहना है? अगर जेपीएस राठौर की बात की जाए, सहकारिता मंत्री हैं यूपी के, राठौर से अभी उन्होंने इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, हालांकि सोशल मीडिया पे है, हालांकि हर समय वो जो है ट्विटर पे हर जगह वो काफी चर्चित रहे हैं और लेकिन इस पे उन्होंने कोई जिसको ट्विटर पे भी हो गया है और सोशल मीडिया पे हो गया है, लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया बिल्कुल मौन साधे हुए है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सहकारिता विभाग में नीरज की नियुक्ति की गई है। जेपीएस राठौर जो कि सहकारिता मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पांच चरणों के चुनाव पूरे होने के बाद छठे चरण का प्रचार प्रसार थम गया है। ऐसे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप से केन्यू संवाददाता संदीप मिश्रा ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश जो है 5 बजे के 6 बजे के बाद से जो है वो प्रचार प्रसार थम जाएगा। इसमें बातचीत करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप बिलवा जी हमारे साथ में है बातचीत करने के लिए। सर, छठे चरण को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से निकल करके अब आप जो है पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, हमारे 5 चरण में चुनाव उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हुए हैं, वैसे ही छठे चरण में भी होगा और जो तैयारियां आवश्यक थी वो सारी हमने कर ली है। हमारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग है, हमारे वाहनों की जो आवश्यकता थी उसको व्यवस्था करना, ईवीएम्स की तैयारी करना, बैलेट पेपर्स की तैयारी करना, पोस्टल बैलेट से वोटिंग कराना, कानून व्यवस्था के लिए ड्यूटीज़ लगाना, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस पे विशेष निगाह रखना, वेबकास्टिंग करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने तैयारी कर ली है और मुझे उम्मीद है कि शांतिपूर्ण ढंग से, व्यवस्थित ढंग से छठे चरण की 14 लोकसभा क्षेत्रों में भी चुनाव होगा 25 को। और तापमान काफ़ी बढ़ गया है, मौसम में गर्मी है बहुत, लेकिन इसके बावजूद हमें ऐसा विश्वास है कि जो 2019 जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसके वोटिंग परसेंटेज से हम कम नहीं रहेंगे और जो हमारे वोटर्स हैं इस गर्मी के मौसम में भी निकल के आएंगे। उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए सारे पोलिंग स्टेशंस पे छाया की व्यवस्था, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, वहाँ वृद्धजनों के लिए, विकलांगजनों के लिए व्हील चेयर्स, स्पेशल वॉलंटियर्स, वोटर असिस्टेंस बूथ, साइनेज, रैंप, ये सारी व्यवस्था हमने सुनिश्चित कराई है कि सभी पोलिंग स्टेशनों पे हो। इसके अलावा वोटर्स को अपना पोलिंग स्टेशन समय से पता लग जाए, अपना वोटर लिस्ट में कहाँ नाम है समय से पता लग जाए। इसके लिए हमारी जो मतदाता सूचना पर्ची है वो BLOs के माध्यम से सभी मतदाताओं को बंटवाई जा रही है। सभी घरों में वोटर गाइड बंटवाई जा रही है ताकि वोटर को जब वोट डालने जाए पहले से पता हो कि प्रोसीजर क्या होगा, क्या क्या चीज़ें करनी है और कैसे मशीन पे उसको वोट डालना है। तो सारे इंतजाम हमने किए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है गर्म मौसम के बावजूद हमारा उत्साह के साथ पर्व के रूप में हम मनाएंगे और सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारी जो इस अगले जो चरण के लिए 15 ज़िले में चुनाव होगा उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है। ऑब्जर्वर्स हमारे आए हुए हैं और हम वेट कर रहे हैं 25 का। 5 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। 4 चरणों में जो वोटिंग परसेंट मतलब देखा जाए ग्राफ जो रहा है वो काफ़ी कम रहा है, लेकिन 5वें में थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। उम्मीद है कि छठे में और बेहतर बढ़ेगा। बिल्कुल, सबसे जो 5वें चरण में जो हमारी 14 सीटें थी उनमें वोटिंग परसेंटेज जो फाइनल निकल के आया वो 58.04% था
इन्हीं सीटों में 2019 में जब उनके आंकड़े देखें तो 58.34 था, 0.3 का फर्क था, जो सबसे कम है अभी तक के सारे चरणों में। और 14 में से 6 लोकसभा सीटों में वोटिंग परसेंटेज पहले के मुकाबले बढ़ा, सबसे अधिक जैसे बाराबंकी में 3.5% के आसपास बढ़ा। वो जो हमारा ट्रेंड है पुराने को कवर करने का, और इस बार मुझे विश्वास है कि हम पिछली बार के वोटर टर्नआउट को बीट करके बेहतर करेंगे। हाँ, 5वें चरण में सर बहुत सी शिकायतें आई थी। 5वें चरण में अब तक कितनी शिकायतें निर्वाचन आयोग को आ चुकी हैं और कितनी शिकायतों का निवारण हुआ जा चुका है? लगभग 200-250 के आसपास शिकायतें पूरे दिन में ज़्यादातर चरणों में आई। उनमें से ज़्यादातर मशीन ख़राब के संबंध में थी, जो हम लोग स्वयं ही अपने आप उसको ठीक कराते हैं जैसे ही मशीन ख़राब होती है। बाकी जितनी भी शिकायतें आती हैं उनका तत्परता से उस पर संज्ञान लेते हैं, उस पर संबंधित ऑब्जर्वर, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, SDM सबको जाता है, उसकी रिपोर्ट मंगाई जाती है, और जहाँ कोई करेक्टिव एक्शन लेना होता है वो हम बहुत जल्दी लेते हैं। और एक मामले में तो हमने रिपोल एक भी ऑर्डर 25 मई को हो रहा है एटा ज़िले में, फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र में। इसके अलावा आप देखेंगे कि ज़्यादातर सभी सीटों में, सभी चरणों में चुनाव मोर और लेस पीसफुल हुए हैं, कोई मेजर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, जिसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़, कैंडिडेट्स और हमारे कर्मचारी, पुलिस विभाग, सब लोगों ने मिलके इसको अभी अच्छा कराया। मुझे उम्मीद है आने वाले दोनों चरणों में भी उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार से व्यवस्थित ढंग से, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से और इंक्लूसिव सारे हमारे वोटर आए, इस ढंग से चुनाव में। कुछ जगहों पे ऐसी भी शिकायतें देखने को मिली जहां पर वोटर जो है वोट नहीं डाल पाए। कारण ये रहा है कि उनके पास जो आईडी थी वो सिर्फ निर्वाचन आईडी ही मान्य कर रहे थे, बाकी और आईडी जो आप लोगों ने जारी किया था, कई आईडी आप लोगों ने जारी की, आप किसी भी आईडी से जाकर के अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की शिकायतें आई हैं ऐसी भी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमने पर्याप्त इसकी अवेयरनेस न केवल वोटर्स में, कर्मचारियों में दी है कि केवल एपिक कार्ड ही नहीं बल्कि 12 अन्य दस्तावेज, जिनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब दस्तावेजों की सूचना हमारे एड्स में भी, सारे वोटर गाइड में भी सब जगह है। कहीं एक आधा जगह कहीं कोई आई होगी सूचना, वैसे हमारे यहाँ इस तरह की शिकायतें नहीं थी। शिकायतें और प्रकार की थी कि हमें किसी को वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप नहीं मिलने की शिकायत थी, या पिछली बार कभी वोट डाला, इस बार जब नाम देखा तो वोट कटा हुआ, इस टाइप की शिकायतें थी। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, कुछ शिकायतें थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी। और ये हमारी ट्रेनिंग में इस बात पे पूरा बल दिया जाता है, बार बार सेंसिटाइज किया जाता है, तो ऐसा कोई इंस्टेंस होगा ये मुझे नहीं लगता। बहुत बहुत थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से शिकायतें मिल रही हैं उनका तत्काल प्रभाव से निवारण किया जा रहा है। कैमरा रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। फिलहाल 2024 के महासौर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।